नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रमभूमि टीवी और देश दुनिया की खबरें बताते क्या हो रहा है। और राजनीतिक गलियारों की अगर बात करें तो वोटिंग हो चुकी है उत्तराखंड में और अब इंतज़ार है कैसे बैलेट बॉक्स खुलेंगे, क्या रिजल्ट आएगा। सभी अगर हलकों की बात करें तो सभी जगह चर्चा है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे निर्दलीय हो, चाहे आम आदमी पार्टी, सभी लोग चर्चा में कौन जीतेगा, क्या होगा। अब मेरे साथ आज मौजूद है सुरेंद्र सिंह नेगी, जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री उत्तराखंड सरकार में रहे हैं। और आज राजनीतिक बात नहीं होगी, आज बात घर की बात होगी। अब क्योंकि कोटद्वार एक ऐतिहासिक जगह है और कोटद्वार की स्थापना से लेकर उसके बाद लगातार जब राजनीतिक हलचलें होती रही, चाहे रेलवे स्टेशन अंग्रेजों के टाइम से आया, बहुत सारी चीज़ें हैं। चर्चा होगी इस पर कि कहाँ से राजनीतिक शुरुआत हुई और सुरेंद्र सिंह नेगी एक जो फौज में एक सिपाही था वो राजनीति में कैसे आ गया, कैसे बदलाव हुआ, लोगों ने किस तरीके से प्यार दिया, कितना संघर्ष रहा, राजनीति और फौज में क्या अंतर है, सब तरह की हम बातें करेंगे। आज हम सिर्फ राजनीतिक बात नहीं करेंगे, किसी पे आरोप नहीं लगाएंगे, हम बात करेंगे नेगी जी से कि किस तरीके से एक फौजी राजनीति में आ गया और राजनीति में इतना प्यार मिला कि लगातार जीतों का सिलसिला चलता रहा। नेगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है क्रमभूमि टीवी में। और जिस तरीके से अगर मैं शुरुआत की बात करूं, राजनीतिक शुरुआत की, तो किस तरह की आपकी राजनीतिक शुरुआत है? देखिए, मेरी राजनीति से कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं था। मैं एक छोटी सी दुकान कोटद्वार में चलाता था, उसी में खुश था और बहुत तेज़ी से उसमें बढ़ भी रहा था। मैंने उस समय 3 गाड़ियाँ मेरी चल रही थी। मैं संतुष्ट था, भरपूर संतुष्ट था और मित्र मंडली के साथ अपना जीवन यापन करने में सभी लोगों के साथ मिलजुल कर रह रहा था। ये एक इंसिडेंट घटा कि स्वर्गीय चंद्रमोहन सिंह नेगी जी चुनाव लड़ रहे थे 1980 में, और उससे पहले 79 में इंदिरा जी का एक प्रोग्राम लगा बद्रीनाथ का, केदारनाथ का। तो उस प्रोग्राम में अगर आपको याद होगा तो दुर्गापुरी में एक रोड ब्लॉक हो गई थी और वहाँ पे एक वैली ब्रिज के माध्यम से हम लोग आज क्रॉस करते थे। इंदिरा जी का प्रोग्राम था और चंद्रमोहन सिंह नेगी जी ने पता नहीं अचानक ही मुझे कहा कि आप ट्रांसपोर्ट देखेंगे और उनके काफ़िले के साथ रहेंगे। तो मैं सारी गाड़ियां हम लोगों ने ऋषिकेश से श्रीनगर से कोटद्वार मंगवाने के बाद उस काफ़िले में हम लोग साथ थे। 80 में वो एमएलए बन गए और 80 में जब एमएलए हो गए तो स्वाभाविक रूप से मेरा योगदान उन्होंने लिया और उनका पूरा चुनाव का संचालन का कार्य भी उन्होंने मुझे न जाने किन कारणों से दिया, ये मुझे आज तक नहीं मालूम। लेकिन शायद उन्होंने जो 79 में जो एक जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी ट्रांसपोर्टेशन की, पूरा इंदिरा गांधी जी का एक प्रोग्राम था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये संचालन आप लोग करेंगे। और तब ये लैंसडौन विधानसभा हुआ करते थे, बहुत बेहड़ थी, बहुत दूर दराज के इलाके इसमें थे। मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन 80 में मैंने उनको एक संचालन कह सकते हैं या यहाँ पर उनके कार्यालय को देखता था। और अच्छी बात ये हुई थी कि वो 80 में जो है एमएलए बन गए, उसके बाद वो मिनिस्टर भी बन गए। तो धीरे धीरे उनके साथ तारुक होता रहा। होने के बाद 85 आया, 84 में चुनाव हुआ पार्लियामेंट का। 84 में वो पार्लियामेंट में चले गए और 84 में ही ये आवाज़ उठी जनता के माध्यम से कि मैं स्वर्गीय भूपेंद्र सिंह जी का नाम जरूर लेना चाहूँगा इस अवसर पर। झंडी चौड़ में जो ठहरो हमारे पत्रकार थे, उनके पिताजी स्वर्गीय भूपेंद्र सिंह नेगी और वेद प्रकाश जी वहाँ पर थे झंडी चौड़ के। तो वहाँ पर धन्यवाद मीटिंग करने के लिए हमारे चंद्रमोहन सिंह नेगी जी गए, उनकी वाइफ थी, मैं था। और वहाँ पे एक आवाज़ उठी कि आप पार्लियामेंट चले गए, अब हमको यहाँ का विधायक चाहिए और अगर सुरेंद्र सिंह नेगी को आप विधायक बनाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और उनका व्यवहार वगैरह वगैरह सब बातें हुई। उसके बाद फिर मैं मोटा ढाक दूसरे दिन एक कार्यक्रम था, वहाँ पे महावीर सिंह रावत, आलोक रावत के पिताजी प्रिंसिपल ऑफिसेट कर रहे थे, वहाँ पर भी यही बात उठी। फिर इत्तेफाक से हम तिरछा गए तो वहाँ पे स्वर्गीय
शंकर सिंह जी जो आपके फ्रीडम मन में थी कि पॉलिटिक्स में आना है या बिल्कुल भी नहीं थी? दूर दूर तक नहीं था। मैं बिल्कुल अपने आप में मस्त था, क्योंकि उस समय नौजवान भी था, और जो एक नौजवान को रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। क्या उम्र रही होगी उस समय? अभी उम्र लगा लीजिए 85 का दौर था। ये तो मुझे भी याद नहीं है ठीक से, लेकिन हिसाब लगाने पे स्वाभाविक रूप से मैं यंग था और काफ़ी एनर्जेटिक था, और दिखने में भी ठीक ठाक लगता था। हाँ, स्मार्ट तो आप हैं ही। तो ये जब बातें हुई तो मैं तीसरे दिन उनके साथ नहीं गया। जब लोगों ने शुरू किया, मैंने सोचा कि नेगी जी सोचेंगे कि सुरेंद्र सिंह नेगी इस चीज़ को मैनिपुलेट कर रहा है, तो मैंने जो है उनके साथ जाना बंद कर दिया। मैंने कहा थैंक्स, आप खुद दे के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक उनके दिमाग में खाका बैठा होगा, और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे साथ चलो दिल्ली, क्योंकि पार्लियामेंट मेंबर जीत कर जा रहे थे। वहाँ पर घर को तलाशना है और घर में थोड़ा सा आपकी मदद की आवश्यकता होगी। इसी बीच में चुनाव की सरगर्मियाँ शुरू हो गई और मैं कोटद्वार आ गया था, इधर से नहीं इधर से। हाँ, तो कोटद्वार आ गया तो मुझे पता चला कि यहाँ पर उन्होंने मुझे लैंसडौन विधानसभा से टिकट दे दिया, और ये पहला शुरुआत मतलब चुनाव की शुरुआत हो गई। हाँ, चुनाव की शुरुआत हो गई और चुनाव लड़ा। और मैं समझता हूँ कि न जाने किस ढंग से एक बॉडी के अंदर इतनी स्फूर्ति मिली कि जितना मैं बहुत कम पैदल चलता था उस समय। कौन कंपटीटर थे उस समय आपके? स्वर्गीय हमारे बहुत ही आदरणीय और वरिष्ठ कोटद्वार के साथी थे हमारे बुजुर्ग भारत सिंह रावत जी, जो कई बार जो है ब्लॉक प्रमुख पे रहे हैं उस समय, और उससे पहले विधायक भी थे। और उनके ऊपर स्वाभाविक रूप से, क्योंकि वो एक पार्टी से जुड़े हुए थे, तो बहुगुणा जी का बरद हस्त उनके ऊपर था। लेकिन उनको भी शायद उम्मीद नहीं रही होगी, यार मुझे भी बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं चलता चला गया। मैंने जीत हार का कहीं दूर तक ऐसा नहीं। चंद्रमोहन सिंह नेगी जी की बात करें तो चंद्रमोहन सिंह नेगी कद्दावर नेता के रूप में उत्तराखंड में माने जाते थे और दबंग नेता माने जाते थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनमें आपके अंदर वही गुण देखे हों उन्होंने कि जो दबंगनेस थी, जो कद्दावर था, जो आपने खुद ही कहा कि स्मार्ट तो मैं था ही। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद ही कहीं ऐसा तो नहीं आपको चुन लिया? देखिए, ऐसा है कि स्वर्गीय चंद्रमोहन सिंह नेगी, इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत ही एक डील डॉल उनका अंग्रेज़ों से ऐसा था, और बहुत भारी भरकम जैसे होता है इंसान, बिल्कुल फिजिकली फिट होता है, उस टाइप के थे। और जहाँ तक उनका मैं समझता हूँ प्रशासनिक अमले में एक बहुत बड़ी पकड़ थी, और क्योंकि वो अक्सर जब भी कोई ऐसी बातें होती थी तो मुझे ज़रूर कॉल करते थे, और चाहे वो लैंसडौन विधानसभा में हो, कभी पब्लिक के साथ आपके अधिकारियों की बैठक हो, तो उसमें मैंने बहुत नज़दीक से उनको देखा। लेकिन उनके जो कहते थे उसमें बहुत बड़ी गंभीरता होती थी, और उसको करना जो है अधिकारियों की मजबूरी बन जाता था। ये उनकी खूबी थी। जी, सुरेंद्र सिंह नेगी जी से जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ, तो सुरेंद्र सिंह नेगी जी के बारे में बताऊं कि राजनीतिक शुरुआत चंद्रमोहन सिंह नेगी जी के आशीर्वाद से हुई। उन्होंने उनके अंदर वो खूबियां देखी जो एक नेता में होती हैं, जो टीम लीडर के अंदर होती हैं, और सुरेंद्र सिंह नेगी जी को एमएलए का चुनाव लड़ा, और ऊपर वाले की आशीर्वाद था, लोगों का प्यार था, और वो जीते। जबकि उनके सामने एक कद्दावर नेता भारत सिंह रावत थे, जो स्वभाव से बहुत मीठे और मिलनसार थे और सम्मानीय थे, लेकिन उनको उन्होंने हरा कर चुनाव जीता। और जिस तरीके से अगर बात करूं कि 89 में ये कांग्रेस से चुनाव लड़े, 91 में निर्दलीय छतरी के निशान पर चुनाव लड़े, 93 में निर्दलीय चुनाव लड़े, और 96 में कांग्रेस से चुनाव लड़े, और 2002 में फिर कांग्रेस से चुनाव लड़े, और 2007 में भी कांग्रेस से चुनाव लड़े। चुनावी सफ़र बड़ा लंबा रहा। चंद्रमोहन सिंह नेगी ने जो प्रतिभा को सामने लाए थे वो आज आपके सामने है। आज उम्र भी बढ़ गई है, जिम्मेदारियां भी हैं, राजनीतिक सफ़र भी बहुत लंबा हो गया है। अगर मैं बात करूं राजनीतिक सफ़र की बात करें तो चंद्रमोहन सिंह नेगी की कौन सी बात आपको अच्छी लगती है? देखिए, वो खुद में एक बहुत अच्छे इंसान भी थे, और उत्तराखंड के बारे में अक्सर उनसे जब हमारी और उनकी बात होती थी तो यहाँ की कठिनाइयों और परेशानियों को देखकर हम लोग ज़रूर ये सोचते थे कि आखिर हम लोग यहाँ पर कैसे बसे, क्यों यहाँ आए। इन बातों की चर्चा हम लोग अक्सर करते थे, लेकिन मन के अंदर एक टीस होती थी कि कैसे तो लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाए। और उस समय आपको याद होगा कि स्वास्थ्य विभाग में यहाँ पर बहुत सारे अस्पताल भी उन्हीं के द्वारा खोले गए, सड़कों का भी जाल बिछाने का प्रयास उन्होंने किया,
और लगातार कोशिशें उनकी होती थी। यहाँ पर जीरो इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करता था। जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए तो यहाँ पर बीईएल को स्थापित करने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। बल्कि जब 88 में पहले कार्यकाल में मुझे अवसर मिला तो मैंने वहाँ से जो व्यवस्थाएं होती हैं तो हम लोगों ने यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया को स्वीकृत करने के लिए भी बहुत प्रयास किए और इत्तेफाक से केंद्र से 4 ग्रोथ सेंटर यहाँ पर आए थे। उस समय वीर बहादुर सिंह चीफ मिनिस्टर थे और उन्होंने, मैं नहीं जानता था कि ग्रोथ सेंटर का क्या मायने होता है। एक विजेंद्र पॉल थे, एक अच्छे मित्र हमारे IAS अधिकारी थे। मैंने उनको पूछा कि भाई ये ग्रोथ सेंटर का क्या मायने होता है, क्या चीज़ होती है। तो उन्होंने बताया कि इसमें जो है नौकरियां मिलती हैं, संस्थान होते हैं, फैक्ट्री आती है, संसाधन बढ़ते हैं, लोगों को जो है कुछ इनकम जनरेट करने का अवसर मिलता है। तो मैं वीर बहादुर सिंह जी के पास गया और जाने के बाद उनसे कहा, मैंने कहा कोटद्वार के लिए ग्रोथ सेंटर स्वीकृत करना है आपने, केंद्र से 4 आए हैं। तो उन्होंने मुझको ये कहा, क्योंकि वो बोलते थे कि डबल बोलते थे वो, नहीं कि क्या करोगे वहाँ पहाड़ पे कहाँ ग्रोथ सेंटर लगेगा। मैंने कहा कोटद्वार। लखनऊ गए थे आप काम? लखनऊ की बात कर रहा हूँ मैं, पहले टर्म की बात कर रहा हूँ। जब मैं, अगर आप पहले टर्म की बात करेंगे, मैं भले ही नया था लेकिन मैंने बहुत सारे काम ऐसे किए जो असंभव थे। मैं उनमें से एक कह सकता हूँ कि आपको याद होगा या नहीं होगा, कोटद्वार में जितनी भी ज़मीनें थी वो खाम स्टेट की थी, नंबर 1। नंबर 2, 2 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बिकती थी और लोग उस पर मकान बनाते थे। 2 रुपये के स्टाम्प पेपर की कोई वैलिडिटी नहीं होती। और मैंने उसको एक नया आदेश जारी करवाया कि 2 रुपये के स्टाम्प पेपर की ज़मीन को, इसको रेगुलराइज किया जाना चाहिए लोगों के उसमें, ताकि वो अपना लोन ले सकें, उस पर जो है कोई निर्माण का कार्य कर सकें, ताकि उनको तो वो काम था। आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि जल संस्थान के बिल को ठीक करने के लिए हमको पौड़ी जाना पड़ता था। वो मैंने यहाँ पर जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का एक वैकल्पिक व्यवस्था करवाई थी और 2002 में जब मैं पेयजल मंत्री बना तब मैंने उसको रेगुलराइज किया। अब आप सोच सकते हो कि हम लोग किस हद तक जाते थे। हाइडल जब चुनाव लड़ा तब तो विधानसभा बहुत बड़ी थी और हाइडल डिपार्टमेंट का बिल ठीक करने के लिए आपको श्रीनगर जाना पड़ता था 85 से 90 के बीच में। मैंने उसको भी विभाग को यहाँ पर लाया। ऐसे ही यहाँ पर फायर स्टेशन अगर कहीं अग्नि होती थी, कहीं अग्निकांड होता था तो या तो पौड़ी से आते था, 7 घंटे लगते थे। तब ये ऐसी सड़कें नहीं हुआ करती थी, ऊबड़ खाबड़ होती थी, जिगजैग बहुत ज़्यादा थी। अब तो बहुत अच्छी सड़कें बन गई। या फिर आपको बिजनौर से आना पड़ता था तो करीब 5-6 घंटे वहाँ से भी लगते थे। तो फायर स्टेशन की भी स्थापना मैंने उस समय। आपके प्रतिद्वंदी भारत सिंह रावत रहे, उनकी भी छवि कोटद्वार में बहुत अच्छी रही। क्या कहेंगे भारत सिंह रावत जी के लिए? भारत सिंह रावत जी बहुत अच्छे सज्जन व्यक्ति थे और बहुत सरल स्वभाव के भी थे और हर आदमी उनको पहुँच के अंदर भी होते थे। उनकी यही खूबी, शायद उन लोगों को लगातार समर्थन मिलता रहा है और उनको बहुत बड़ा एक कद के रूप में जाना जाता था कोटद्वार लहसुन विधानसभा के अंतर्गत। मैंने कहा नहीं, इत्तेफाक था कि उनको मुझे अवसर मिल गया और अवसर मिला तो फिर हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कोशिश की कि यहाँ पर जो असुविधाएं थी, थोड़ा मैं डैशिंग टाइप का एक ज़रूर कह सकता हूँ, ये अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन जब भी मैं किसी अधिकारी के पास जाता था तो मेरी बात को वो लॉजिकली इग्नोर नहीं करता था। उसके कारण थे, एक तो शायद मुझे बातों को रखना बेहतर ढंग से आता था, या फिर लॉजिकली कई मिनिस्टर, तो एक उपाध्याय जी थे, तो मिनिस्टर थे, कोऑपरेटिव भी था उनके पास और ग्राम विकास भी था। वो कहते थे कि आप पेशे से वकील हैं क्या? मैंने कहा मैं वकील नहीं हूँ, लेकिन तर्क रखना एक मेरी शुरू से आदत रही है, जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। आज तक भी उसी से होता रहा है। जब भी मैं किसी अधिकारी से बात करता हूँ वो अपनी बात समझाने का प्रयास करता है, लेकिन उसी बात को मैं दूसरे ढंग से कह के उनको कन लेते हैं। अगर अब बात करेंगे, जिस तरह आपने राजनीतिक सफ़र शुरू करा तो घर में कोई विरोध हुआ कि नहीं? नहीं, हमारा घर तो एक ऐसा घर है कि ये बस ये कह सकता हूँ कि मुझे धर्मपत्नी मिली, वो मुझसे भी जनता के प्रति उसका एक ऐसा सरल स्वभाव। अब तो क्योंकि वो महापौर है
और आप कहेंगे अपनी पत्नी, लेकिन इसमें बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है। जब मैं शादी हुई, बच्चे हुए दो, तो उनकी परवरिश करना, उनकी पढ़ाई लिखना, उनकी फ़ीस देना, उनकी जो भी कपड़े लेना या जो भी गतिविधि है उससे सुरेंद्र सिंह नेगी का कोई लेना देना नहीं होता था। वो स्वयं करती थी, सारी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते थे, सभी कुछ करती थी। फ्री हैंड थे कि आप राजनीति करो। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं राजनीतिक सफर की बात करूं, लगातार चल रहा है, इस बार आपने चुनाव लड़ा, अगर मैं बात करूं आपकी कि आपकी 2 बेटियां थी, आपने उनको राजनीति में क्यों नहीं डाला? क्या, जबकि आपकी बड़ी बेटी के अंदर तो बहुत राजनीतिक प्रतिभा थी, मुझे, क्योंकि हम जानते थे, हम कॉलेज में पढ़ते थे, हमने देखा था कि उसके अंदर वो लीडरशिप के गुण थे। क्या क्या कारण है? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि 1985 में भी मेरा कोई इरादा ऐसा नहीं था। ये तो जैसे कि एक नया राह मिल गई मुझे और नया एक काम मिल गया सोशल सर्विस का। ये न तो बेटियों के बारे में हमने सोचा, हाँ ये बात ज़रूर है कि मेरी बड़ी बेटी बहुत ठीक ठाक है, और ये कह सकता हूँ कि इस चुनाव में भी और पिछले चुनाव में भी जब भी कोई वीआईपी, कोई यहाँ पर लीडर बुलाया जाता तो वो अकेले दम पर उस काम को कर लेती थी। तो ये टैलेंट है उसका, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि उसको राजनीति में आना चाहिए, और ना ही उसका कोई इरादा, और न दूर दूर तक भी हमने कभी चाहा भी नहीं, और ये होना भी नहीं चाहिए। ये भी एक अजीबोगरीब संयोग बना मेरे साथ कि मेरी धर्मपत्नी, जो बिल्कुल हाउसवाइफ, लोगों से मिलना जुलना, लोगों के छोटी मोटी बातें सुनना, उनको मेरे तक पहुंचाना, कभी मंचों पर ना मेरे साथ कभी बैठी होगी तो ज़मीन में तो कभी नहीं देखा कोई। हाँ, तो लेकिन वो एक संयोग बैठा तो उसको महापौर का चुनाव लड़ना पड़ा और वो जीत गई। तो आज इसी में हम दोनों जो हैं 24 आवर इंटू 7 जिसको कहते हैं, लगातार जो है लोगों की सेवा कर। ऐसा तो नहीं होता घर में कि मैं बड़ा नेता हूँ, मैं बड़ा वो हम नेता हूँ, 2 नेताओं में जब दोनों ही नेता नहीं बन पाए और दोनों के अंदर नेता के गुण हैं ही नहीं। सोशल सर्विस, सामाजिक कार्यों को करने के लिए दोनों के अंदर बहुत इच्छा शक्ति है, मजबूती से हम लोग काम करते हैं। बहुत सारे विकास कार्य करे, यहाँ अगर हॉस्पिटल की बात करें, ग्रोथ सेंटर की बात करें, मेडिकल कॉलेज की ज़मीन के चिन्हीकरण की बात करें, बहुत सारे काम यहाँ हुए। लेकिन एक आरोप आपके पे लगता रहा है, आरोप पे लगता है कि आप, व्यवहार आपका थोड़ा कड़क सा है, ये क्या मामला है? देखिए, अगर मेरा व्यवहार कड़क होता तो इतना लंबा सफ़र मैं तय नहीं कर पाता। पहली बात ये है, कुछ लोगों ने इस बात को बनाया है, और ये बात सही है कि अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मेरा कितना ही बहुत मित्र क्यों न हो, और मेरा बिल्कुल हम सफ़र करने वाला क्यों न हो, अगर वो कोई बात गलत मुझ तक बताता है या मुझे सूचना देता है, गलत सूचना, तो फिर मैं उसको किसी हद पर जाके जो है उसको डांटता भी हूँ, बोलता हूँ। ये गुण वो नेता की जगह फौजी वाला गुण आ जाता है? नहीं, फौजी का गुण नहीं है, ये इंसान का एक गुण है। सबसे बड़ा गुण यही होना चाहिए कि अगर कोई चीज़ गलत परोसी जा रही है तो उसको जो है वहीं पर रोक देना चाहिए। अगर उसको नहीं रोकेंगे तो उससे प्रवृत्ति बनेगी, और प्रवृत्ति बनने के बाद फिर वो कैंसर का रूप ले लेगा। तो ये मेरा ज़रूर स्वभाव है। लेकिन इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं, हमने कभी किसी के साथ कोई ऐसा, हाँ मेरा चेहरा मोहरा या फिजिक, लोग ये जरूर कहते हैं कि आपसे डर लगता है। मैंने कहा भाई मेरे पास कोई बात करने से डरता है सुरेंद्र सिंह नेगी जी, कुछ ना कहते हैं। हाँ, ऐसा क्या? नहीं, मतलब उनको लगता है कि भाई बात कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब वो मुझको मिलने के बाद जाता है, वो कहता है कि जो हमने सोचा था इस व्यक्ति के बारे में वो दूर दूर तक ऐसा नहीं है, बल्कि उनको मज़ा आता था, और उसके बाद वो कई बार आते थे। तो ये एक भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को मुझे उलझा कर रख दिया गया। जबकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे, वो शर्मा जी बैठे हैं, ये भारद्वाज जी बैठे हैं, ये भी हमारे साथी हैं। तो ये सब किस्म के लोग यहाँ पर आते जाते हैं, सब लोगों के काम। आप पे ये भी आरोप लगाया जाता है कि ठाकुरों के नेता हैं आप, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, समाज में हर व्यक्ति, हर किस्म के लोग रहते हैं, और मैं हर आदमी की मदद के लिए तैयार रहता हूँ। अभी आपके सामने शायद आए हों, 2-3 लोग आए थे, उनमें से इस समाज के भी लोग थे कि जिनका बच्चा अभी जो है एम्स में भर्ती है। मैंने उनके लिए भी टेलीफोन किया। हर व्यक्ति जो मेरे पास आएगा, एक मानवीय आधार पर मेरी जिम्मेदारी बनती है
कि मैं उस इंसान की मदद करूं। वो कौन है क्या है मैं कभी नहीं पूछता हूं। भारत सिंह रावत जी से आपका चुनाव होता था, आपके प्रतिद्वंदी रहे, तब बड़ी चर्चा रहती थी इस तरह की, ये ब्राह्मणों के नेता, ये ठाकुरों के नेता, ये क्या, किसने उड़ाई होगी ये बात, कौन इस तरह की चर्चा फैलाता है? ये चर्चा मुझे लगता है कि जैसे जैसे स्वार्थ आदमी के अंदर बढ़ता है, राजनीतिक स्वार्थ, उसकी वजह से होता है। नहीं तो ये समाज जो है विभक्त करने की जिम्मेदारी भी है, जो मैं समझता हूँ कि जो स्वरूप हम इसको देख रहे हैं, कहीं ना कहीं राजनीतिकों का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। आप ये देखिए कि एक समाज का व्यक्ति है, अगर हम उसको प्यार नहीं देंगे तो स्वाभाविक रूप से वो क्यों आएगा आपके पास। लेकिन एक मिथक बना दिया जाता है कि भाई वो फलाने टाइप का नेता है, फलाना। मेरी एक कहा जा सकता है कि कांग्रेस एक पार्टी है जिसको मैं शुरू से जिसके साथ हूँ, और कोशिश मेरी यही रहती है कि भाई बार बार इधर उधर क्या भटकना। मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं कि आप यहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, ठीक है, ऐसा नहीं है। और ये दूर दूर तक न तो समाज को बांटने की नियति मेरी रहती है, और ना ही किसी को इग्नोर यानी उसको नज़रअंदाज करने की मेरा रहता है, कोशिश है। इसीलिए शायद मुझे लोग कभी कभी वो लोग भी वोट देते हैं। अब खंडूड़ी जी का जब यहाँ पे चुनाव था तो मैं बहुत अच्छा मत मिला। नहीं, मैं आपको बताऊं, मत तो मुझे मिला ही मिला, जनता का था। लेकिन बहुत सारे लोगों ने, पहली बार इस समाज के लोगों ने मुझे वोट किया, जबकि मैं उम्मीद उस समय बिल्कुल नहीं कर रहा था, क्योंकि आदरणीय खंडूड़ी जी बहुत ही एक वरिष्ठ मेजर जनरल रिटायर्ड हैं, जिनका बहुत लंबी सेवाएं सेना में हैं। उसके अलावा उनका जीवन जो भी है, जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे तो लगातार यहाँ पर उनकी जो है शौर्य गाथाओं का भी जिक्र होता रहा, ईमानदारी का भी कहा जाता रहा है। खंडूरी जी की लेकिन उस समय भी मुझे इस समाज ने वोट डाला। खंडूरी जी की अगर बात करें तो उस समय ये विधानसभा पूरी दुनिया में चर्चा में थी। ओबामा ने भी चर्चा करी खंडूरी जी कैसे हार गए, मतलब ओबामा जी भी पहचान गए कि सुरेंद्र सिंह नेगी कौन है। तो ये क्या, कौन सी समीकरण थी कि जिन समीकरणों से आपने इतने कद्दावर नेता को हरा दिया, कौन सा फार्मूला था वो? देखिए, दो कारण हैं जो मैं समझ सकता हूँ। मेरे जीवन में एक योग बैठा है। एक बार मैं जीतता हूँ और दूसरी बार कहते हैं बेटे आराम कर ले। फिर तीसरी बार कहते हैं, जब फिर टर्न आता है तो कहते हैं भाई जीतना है। फिर चौथी बार कहते हैं आराम कर ले। तो ये मैं समझता हूँ योग का अंतर था, जिसकी वजह से वो उस टाइम पर आया कि जब मेरा योग बनने का था, नंबर एक। दूसरा, लोगों ने ये महसूस ज़रूर किया कि पिछले 5 सालों में सुरेंद्र सिंह नेगी ने ये काम किए, जबकि इन 5 सालों में नहीं हुए हैं। तो वो भी मूल्यांकन जो है मेरे पक्ष में गया, जो इस बार भी जो लग रहा है कि इस बार जो इस समय लोग कह रहे हैं कि साहब आप जीतने की स्थिति में है। हालांकि जीत और हार तो जो है जो भी होगी वो तो 10 तारीख को पता चलेगा, लेकिन लोगों की जो भावनाएं हैं वो कहीं ना कहीं तैरती हैं। तो इस बार भी जो है मुझे भी लग रहा है कि जो पिछले 2012 से 17 के बीच में मैंने जो भी विकास के कार्य यहाँ पर किए, उसकी तुलना जो है 17 से और 22 के बीच का जो कार्यकाल बीजेपी कर रहा है उसके बीच में किया जा रहा है। तो ये वही 2 रीजन हैं जो मैंने आपको बताया, एक तो योग और दूसरा काम। मैं सुरेंद्र सिंह नेगी जी के बारे में एक बात और बता दूं कि इतने सारे उत्तराखंड राज्य में नेता हैं। उत्तराखंड राज्य बनने से पहले यूपी के टाइम से ये पॉलिटिक्स में थे, और कई सारे नेताओं पे कई सारे तरह के आरोप लगे, चाहे चारित्रिक रूप से चाहे भ्रष्टाचार के। लेकिन सुरेंद्र सिंह नेगी पर आज तक कोई भी आरोप नहीं लगा, जबकि आपके पास भारी भरकम 2 डिपार्टमेंट थे, स्वास्थ्य विभाग था, पेयजल मंत्रालय था, जिसमें बड़े घोटाले हो सकते थे। और उत्तराखंड की अगर बात करें तो चाहे कांग्रेस पार्टी रही हो चाहे भारतीय जनता पार्टी रही हो, घोटालों में किसी ने भी कोई भी पीछे नहीं छोड़ा। ये क्या रहा कि आपके किसी मंत्रालय में आप पे कोई आरोप भी नहीं लगा, और किस तरह की आपने क्या रणनीति अपनाई और किस तरह से लोगों को रोका इस तरह से भ्रष्टाचार करने के? देखिए, अगर आदमी ईमानदारी से सिंसियरली अपना काम करता है तो उसको भ्रष्टाचार की ओर देखने की तो उसके पास समय नहीं होता है। मेरे साथ भी करीब करीब यही होता रहा है। अधिकारियों को बहुत मैं कंट्रोल में रखता था। मैं पहला मंत्री होता था और मैंने और मंत्रियों से भी कई बार कहा है कि मैं हर महीने समीक्षा बैठक करता था, और उस समीक्षा बैठक में
बहुत सारी चीज़ें उठकर आती थी, जिसमें ये भी आता था कि फ़लानी जगह फ़लानी चीज़ हो रही है जो गलत हो रही है। तो उस बैठक के माध्यम से उसको मैं रिज़ॉल्व करता था और लोगों को ये एहसास होता था कि सुरेंद्र सिंह नेगी कोई भी गलत काम नहीं कर सकता, तो लिहाजा उसका असर जो है उन तमाम ब्यूरोक्रेट्स पे या अधिकारियों पर पड़ता है, जो कहीं ना कहीं जहाँ से शुरुआत गलत काम की हो जाती है, अगर दोनों मिल गए तो उल्टा हो जाता है। पैसे कमाने की चाहत तो आपके दिल में भी होगी कि मैं भी करोड़पति अरबपति बन जाऊं, 500,000 करोड़ का नेता बन जाऊं मैं भी। देखिए, ऐसा अगर पैसे कमाने की मेरी चाहत होती तो चंद्रमोहन सिंह नेगी जी ने तो मुझे जो है इस सामाजिक कार्य में, राजनीति में लाए, और स्थापित करने वालों व्यक्तियों को अगर मैं कहूँ तो स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह, जो पहले जो चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के, वो बहुत बार कहते थे कि ये काम कर लो, ये जगह तुम अपने लिए कहीं ज़मीन देख लो, फलाना देख लो। मैं कहता था जी मुझे कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने एक वक्त ऐसा भी आया जब स्वर्गीय चंद्रमोहन सिंह नेगी जो है दूसरे दल में जाने की बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा, उनको डर ये लगा कि सुरेंद्र सिंह नेगी इनके साथ चला जाएगा, वो तो एमपी थे। मैंने कहा मैं आपके साथ हूँ, रहूँगा जब तक आप चीफ मिनिस्टर हैं, मैं किसी के साथ जाने वाला नहीं हूँ। फिर वो रावथान जी हमारे साथ थे, एक विधायक थे, उन्होंने कहा इनका क्या रहेगा। मैंने कहा ये भी सरल स्वभाव के हैं। उन्होंने एक ऑफ़र दी कि मैं आप लोगों को कुछ पद दे देता हूँ, जैसे गढ़वाल मंडल विकास निगम, दूसरे तीसरे बता रहे। मैंने कहा नहीं, मेरा ये काम कर दीजिए, मेरे जो काम होते हैं क्षेत्र के, उन कामों पर आप फोकस रखिए, उन कामों को करते रहिए, मुझे कोई पद की लालसा नहीं है, उनको भले बनाना चाहते हैं बना दीजिए। तो घर का आपने रंग भी नहीं बदला, डिजाइन भी नहीं बदला, कोई नई कोठी नहीं बनाई, कोई क्या है ये मामला, मतलब क्या है ये? बस इतना प्रमोशन देखा कि आप नीचे रहते थे, ऊपर रहते थे, मतलब ऐसा है कि ज़िंदगी को जीने के लिए कितना चाहिए, नंबर एक। फिर हमारे दो के फॉर्मूले पे मैं चला हूँ। तीसरा है कि बीबी भी ठीक वैसी मिली जैसे मैं हूँ, ना हमने कभी बड़ा सोचा। हाँ, पब्लिक के लिए बहुत सोचते हैं, अपने लिए सोचने का मौका ही नहीं लगा कभी, और अब समझते हैं कि अब ज़रूरत भी नहीं लगती। सभी लोग कहते हैं, मैं आज तक किसी मिनिस्टर को, बहुत सारे लोग कहते हैं हम आपके घर आना चाहते हैं, मैं कभी किसी को नहीं बुलाता हूँ। कारण है मेरे पास गली है एक, इस गली से होकर गुजरना पड़ता है उनको, तो लगता है लोगों को कि भाई ये कहाँ लिया है, तो मैं उनको अवॉइड करता हूँ। बहुत सारे जितने भी नेता आते हैं सभी की चाहत होती है बस सुरेंद्र सिंह नेगी जी के यहाँ घर पे चाय पीते। मैंने कभी उनको नहीं बुलाया, लेकिन मैं संतुष्ट हूँ, मैं बिल्कुल फिट हूँ। और इससे ज़्यादा क्या चाहिए कि हर वक्त लोगों की जो है प्यार मिलता रहता है, यही मेरी पूंजी है। इससे बड़ी पूंजी तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। चलिए, ये थे सुरेंद्र सिंह नेगी, कद्दावर नेता, सरकार में मंत्री भी रहे। मैं बात बता दूं कि जिस घर में हम बैठे हैं, ये घर मैं जब से आया हूं तब से ऐसा ही देख रहा हूं। यहाँ तक कि खिड़कियों के दरवाज़ों के रंग भी नहीं बदले, और ना ही कोई नई कोठी बनी, ना ही मकान बना। अगर उत्तराखंड की बात करूँ तो 500 रुपये कमाने वाले टीचर जब मंत्री बनते हैं तो उनका मेडिकल कॉलेज बन जाता है, इंजीनियरिंग कॉलेज बन जाता है, बड़े बड़े प्रतिष्ठान बन जाते हैं। कई सारे नेता उत्तराखंड में ऐसे हैं जो डिग्री कॉलेज में पढ़ाते थे, आज उनके मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, और पैसे की धूम मची हुई है। और न जाने कौन सा फार्मूला नेताओं के पास आ जाता है कि वो 500 रुपये से 5,000 करोड़ के आदमी बन जाते हैं। और सुरेंद्र सिंह नेगी जी पे कौन सा फार्मूला है कि जहाँ से चले थे वहीं ख़त्म है। बस उनका स्वभाव, उनकी मित्रता, उनका प्यार, उनका अड़ियलपना पता नहीं क्यों लोगों को भा जाता है, और हर बार लोग उनको सम्मान देते हैं और वोट देते हैं और जिता देते हैं। मैं राजीव गौड़, क्रमभूमि टीवी के लिए, धन्यवाद।